सुप्रभात, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर लर्नर्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नीट इज माइंड में। और आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ योर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें आज हम लोग सबसे पहले तो जो आपका है एक अलग से सेक्शन है चैप्टर दैट इज आई डोनेशन, कि आई डोनेशन का क्या प्रोसीजर होता है, कितना टाइम के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, एंड व्हाट आर द प्रोसीजर, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर दैट। देन हम लोग स्टडी करेंगे आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये तीन टॉपिक हम लोग ट्राई करेंगे आज कवर करने की, और कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद आप लोगों का एक चैप्टर रहता है दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड दैट विल बी अगेन फिनिश्ड बाय नॉट मोर देन 30 या 30 तक खत्म हो जाना चाहिए, 30 सितंबर तक, है ना। 4 लेक्चर लग जाएगा उसमें, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, सो चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। दिस इज अ टेलीग्राम हैंडल, इन केस आप लोगों ने अब तक नहीं ज्वाइन किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट यू कैन बी स्टे अपडेटेड विद आवर चैनल, है ना। और इसके बाद हम लोग एक न्यू सीरीज शुरू करेंगे। आप लोगों का वीक का गैप मिलेगा, आप लोगों को एक हफ्ते का गैप दिया जाएगा, जिसमें आप लोग अपना बैकलॉग क्लियर कर पा सकते हो। उसके बाद हम लोग लॉन्ग टर्म में स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद आप लोग थोड़े से चेंजेस भी देखोगे हमारी स्लाइड्स की ओवरव्यू एंड ऑल सब कुछ में। तो स्टार्ट करते हैं। थिंक इट ओवर। You talk of wondrous things you see. You say the sun shines bright. I feel him warm, but how can he or make it day or night? This is a quote. This is a statement given by one scientist named name पढ़ा नहीं जाएगा यहाँ पे, सीबर। इट इज सीबर, ठीक है। नेम ऑफ द साइंटिस्ट सीबर। तो ये लाइंस आपको याद नहीं करनी, जस्ट नॉट अ पोइट्री पार्ट, नहीं आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो तो हमें ये पढ़ना है। डू यू नो दैट आवर आईज कैन लिव इवन आफ्टर आवर डेथ? सोच सकते हो आप, आपके मरने के बाद भी आपकी आईज जिंदा होती है। बाय डोनेटिंग आवर आई आफ्टर वी डाई वी कैन लाइट द लाइफ ऑफ ब्लाइंड पर्सन। अबाउट 35 millions in the developing world are blind. डेवलपिंग वर्ल्ड कौन सा है? डेवलपिंग वर्ल्ड और डेवलपिंग कंट्रीज उसमें कौन सी आती है? इंडिया इज वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, एंड मोस्ट ऑफ देम कैन बी क्योर्ड, है ना, और उनमें से कुछ भी सही किए जा सकते हैं। अबाउट 4.5 million people with corneal blindness, मतलब उनके आगे क्या है, जो आपने कैटरेक्ट पढ़ा था ना वो वाला, can be cured to the corneal transplantation of donated eye. Out of these 4.5 million, 60% are children below the age of 12. So if we have to go the gift of vision, why not pass it to someone who does not have it? What do we have to keep in mind when eyes have to be donated? Eye donor can belong to any group or sex, be it a male or female or any age group. People who use spectacles and those operated by cataract can still donate the eyes, है ना। जैसे हम लोगों ने स्पेक्स लगा रखे है ना, स्पेक्टिकल्स लगा रखे हैं, हम भी अपने आईज डोनेट कर सकते हैं। पीपल हु आर डायबिटिक, हैव हाइपरटेंशन, अस्थमा पेशेंट एंड विदाउट कॉम्युनिकेबल डिसीज, है ना, विदाउट कॉम्युनिकेबल मतलब ट्रांसफरेबल डिसीज नहीं होनी चाहिए, कैन ऑल्सो डोनेट द आईज। आइस मस्ट बी रिमूव्ड विदिन 4 to 6 hours आफ्टर द डेथ। डेथ के होने के बाद 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर आइस डोनेट हो जानी चाहिए। इन्फॉर्म द नियरेस्ट आई बैंक इमीडिएटली। द आई बैंक टीम विल रिमूव द आई एट द होम ऑफ डिसीज्ड और एट हॉस्पिटल। Eye removal take only 10 to 15 minutes. It is a simple process and it does not lead to any disfigurement. Person who were infected with or dead because of AIDS, hepatitis B or C, rabies, acute leukemia, leukemia is cancer, ठीक है, tetanus, cholera, meningitis and और एंसेफेलाइटिस कैन नॉट डोनेट द आइज, ठीक है। ये सारी कम्युनिकेबल डिसीज है, अगर जी ये है आपको तब आप ये अपने आइज नहीं दे सकते। एन आई बैंक कलेक्ट, इवेल्युएट एंड distributes the donated eye. All eye donated are evaluated under strict medical standards. Those eye found unsuitable for transplantation are used for the valuable research and medical education. The identities of both the donor and the recipient remain confident. है ना, अगर आपने किसी को आई दी है तो आपका नाम भी नहीं बताया जाएगा, और जिसको आपकी आई दी जा रही है उसका नाम भी आपको नहीं बताया जाएगा। इट इज केप्ट कॉन्फिडेंशियल, उसे बचा छुपा के रखा जाता है। वन पेयर ऑफ आई गिव द विजन टू टू कॉर्नियल ब्लाइंड पर्सन। देखो, अब इन्होंने कहा कि आप किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हो, किसी भी सेक्स के हो सकते हो, मतलब आइदर मेल आइदर फीमेल और अदर देन दैट आल्सो, ठीक है। सो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आप अपनी आइज किसी को भी दे सकते हो, बाकी तो ऑर्गन नहीं दे सकते, बाकी के लिए आपकी ब्लड टेस्टिंग होती है, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं,
है ना, सीरम टेस्ट होता है, बट आइस के लिए नहीं होता। क्यों? क्योंकि आइस का जो कॉर्नियल पार्ट होता है ना, वो एवेस्कुलर होता है, उसमें कोई भी नर्व्स नहीं होती, कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती। दैट इज वाई ये आपका रिजेक्शन नहीं होती। ठीक है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स आर नेवर रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या नहीं है, ब्लड वेसल्स नहीं है कॉर्निया में। इट इज एवेस्कुलर स्ट्रक्चर, एवेस्कुलर ऑर्गन। तो आप कहीं भी डालोगे, कोई भी बॉडी से एक्सेप्ट कर लेती है विदाउट एनी रिजेक्शन। ठीक है, ग्राफ्ट रिजेक्शन हम इसे कहते हैं बेसिकली। तो वो रिजेक्शंस नहीं देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे। रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? आपने ग्लास स्लैब स्टडी किया था, 3D में होता है। प्रिज्म भी 3D होता है, बस वो आपका रेक्टेंगुलर 3D होता था, ये आपका ट्राइंगुलर होता है। जैसे आप पिरामिड कहते हो ना, पिरामिड इज योर प्रिज्म। You have learned how light gets reflected through a rectangular glass slab. For parallel reflecting surface, as in a glass slab, the emergent ray is parallel to the incident ray. However, it is slightly displaced laterally. How would light get reflected through a transparent prism? देखो, ग्लास स्लैब में आपको सिर्फ एक सर्फेस था जहां से आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होती थी। यहाँ पे आपको दो सर्फेसेस मिलेंगे जहां पे आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी। Consider triangular glass prism. It has a two triangular bases and three rectangular surfaces. ठीक है, दो bases हो गए and तीन surfaces हो गए। आपको भी डायग्राम दिखा देते हैं। These surfaces are inclined to each other और ये सारे एक दूसरे inclined होते हैं। The angle between its two lateral faces is the angle of prism. अब दो faces के बीच में जो angle होगा, that is the angle of prism. Let us now do an activity to study the reflection of light through a rectangular glass prism. Activity आप लोग को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाता हूँ व्हाट इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म। देखिए, दिस एंगल, ये वाला आपका एंगल, दिस इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म ए। जो आपको ए दिख रहा है, दिस इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म। दिस इज सरफेस 1, दिस इज सरफेस 2 एंड दिस इज द बेस ऑफ प्रिज्म। ठीक है, एक बार यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी, देन दूसरी बार जब यहाँ पे आएगा तब रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, दिस इज द प्रिज्म हाउ इट लुक लाइक्स। जैसे ग्लास स्लैब की एक्टिविटी है ना, बिल्कुल सेम है। पेन से लगाओ, प्रिज्म रख दो, देखो जहां पे आपको दिखेगी आपने वहां पे लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, here P is the incident ray, EF is the reflected ray, FS is the emergent ray. You may note that a ray of light is entering from air to glass at the first surface AB. The light ray of the refraction has bent toward the normal. At second surface AC, the light ray has entered from glass to air, hence it has bent away from the normal. अवे कब जाती है नॉर्मल से? जब वो रेयर से डेंसर जाती है तब वो अवे द नॉर्मल जाती है। उन्होंने क्या लिखा? ग्लास टू एयर, नोमेन, रेयर से डेंसर टुवर्ड द नॉर्मल। यहाँ पे अवे जा रही है तो डेंसर से रेयर जाएगी। ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो जो ग्लास से एयर है वो अवे द नॉर्मल जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्लास इज योर डेंसर मीडियम एंड एयर इज योर रेयरर मीडियम। Compare the angle of incidence and the angle of reflection at each reflecting surface of the prism. Is this smaller to the kind of bending that occurs in the glass slab? The prequel shape of the prism makes the emergent ray bend it at an angle to the direction of incident ray. This angle is called the angle of deviation. Okay. So पीछे डायग्राम पे चलते एक बार। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है देखिए। आपकी रे एक्चुअली कहाँ जानी चाहिए थी? आपकी रे जानी चाहिए थी, ये वाली रे है, ये रे ऐसे जानी चाहिए थी सीधी, है ना, बट सीधी नहीं गई है। ये कैसी गई है? ऐसी चली गई है ये, है ना। तो ये रे जानी कहाँ चाहिए थी और चले कहाँ गई है, उसके बेसिस पे हम एंगल ऑफ एमर्जेंट बताते हैं। ये देखिए, इसलिए को थोड़ा सा बैक प्रोड्यूस किया। देन ये देखो, रे जानी यहाँ चाहिए थी, नीचे चलेगी, तो इसके बीच में जो एंगल होता है, दिस इज योर एंगल ऑफ एमर्जेंट। ठीक है, सॉरी, दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। कितनी आपकी रे डेविएट हो गई। ठीक है, डेविएशन। ओके, एंगल ऑफ डेविएशन बता दिया आप लोगों को। मार्क द एंगल ऑफ डेविएशन इन द अबव एक्टिविटी एंड मेजर इट। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कौन सा एंगल ऑफ डेविएशन है एंड आप उसे मार्क करके मेजर कर सकते हैं इन योर लेबोरेटरी जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। अब व्हाइट लाइट को जब हम ग्लास प्रिज्म से पास करते हैं तो क्या होता है? रेनबो फॉर्मेशन हो जाती है। व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर, दैट इज विबग्योर। You must have seen and appreciate the spectral color in the rainbow. How could the white light of the sun give us a various color? आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस करी, white light of a sun. How interesting statement is this? आपको तो येलो लगता है, सन येलो ऑरेंज अपीयर होता है, बट यहाँ पे लिखा उन्होंने व्हाइट लाइट ऑफ सन। क्यों? स्टडी करते हैं। Give us a various color of rainbow. Before we take up to the question,
We shall first go back to the reflection of light through a prism. The inclined reflecting surface of a glass prism show exciting phenomena. Let us find it through an activity. एक्टिविटी की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल बता देता हूँ क्या करोगे आप लोग। प्रिज्म लीजिएगा, एक शीट रख लीजिएगा सामने प्रिज्म के एक साइड पे, दूसरी साइड से व्हाइट लाइट पास कीजिएगा और उस शीट पे आपको 7 कलर का पैटर्न दिखाई देगा। दैट इज एक्चुअली रेनबो। आपके सिलेबस में रेनबो फॉर्मेशन पे, डोंट वरी। The prism has probably split the incident white light into a band of color, and this band includes 7 different colors. Note the color that appear at the two ends of the color band. What is the sequence of color that you see in the screen? The various colors seen are violet विब की ओर चलेगा, ठीक है, VIBGYOR। एक ट्रिक होती है रेनबो के कलर सीक्वेंस में याद करने की। ट्रिक लिख के दे देते हैं आपको, VIBGYOR, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. This is the trick to learn the sequence of rainbow. ठीक है, ये लिखा हुआ इन्होंने, विबग्यो will help you to remember the sequence of colors. The band of the colored component of a light beam is called the spectrum. अब ये जो बीम आई है आपको, जो ये डिफरेंट ब्रांचेस डिफरेंट कलर्स आए, इसको कंबाइंड हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। So the question आता है, what are the different colors included in the spectra of white light? You will answer all these 7 colors. You might not be able to see all the colors separately, yet something make each color distinct from each other. आप लोगों को हो सकता है कि सारे कलर्स इतना डिफरेंटली मत दिखे, बट फिर भी आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखेगा। The splitting of light into its component color is called dispersion. Very important. What is dispersion of light? The splitting of light into its component color. ठीक है, एक लाइट का उसके डिफरेंट कलर्स में बिखर जाना इज योर डिस्पर्जन। ठीक है, यू हैव सीन दैट व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू अ 7 कलर कंपोनेंट बाय अ प्रिज्म। तो अगर जब पूछे व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट कलर। दैट इज योर डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट की डेफिनेशन। ठीक है, देखो दो क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। दोनों के आंसर भी अलग अलग बनेंगे। ठीक है, व्हाइट में आप लोगों को स्पेसिफाई करना पड़ेगा 7 कलर के कंपोनेंट को, और बाकी में वो नहीं करना पड़ेगा दूसरी डेफिनेशन में। वाई डू वी गेट दिस कलर, ये इतने सारे कलर्स क्यों आए हमारे पास? क्योंकि हर एक कलर के अपना अपना एंगल होता है डेविएशन का, है। हर एक कलर कुछ डिफरेंट एंगल पे डेविएट होता है। हर एक कलर का बेसिकली अपना एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है ना। हर एक कलर डिफरेंट डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग पाथ फॉलो करता है। डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बेंड थ्रू प्रिज्म एंगल विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू प्रिज्म। द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट, मतलब डेविएशन कितनी हुई रेड लाइट की? सबसे कम डेविएशन हुई रेड लाइट की। while the violet most, और violet सबसे दूर चलेगी, है ना, thus become distinct. It is the band of distinct color that we see in a spectrum. Isaac Newton, very famous scientist, Newton, apple वाले Newton है ये, was the first to use the glass prism to obtain a spectra of sunlight. He tried to split the color of spectra of white light further by using another similar prism. अब इसने क्या किया, पहले इसने लाइट को स्प्लिट कर दिया 7 कलर्स में, उसको उल्टा प्रिज्म रख दिया। ठीक है, पहला प्रिज्म देखिए सीधा है, उसको उसने पुठा प्रिज्म रख दिया ताकि देखें कि अगर जो इनको हम बैक रिफ्लेक्ट कराते हैं तो क्या होता है, अल्टीमेटली व्हाइट लाइट मिलती है उसे। ठीक है, however he could not get any more colors, उसको कलर नहीं मिले, उसे व्हाइट ही कलर वापस मिल गया। He then placed a second identical prism in an identical position with respect to the first prism, and this allowed all the color spectra to pass through a second prism. He found a beam of white light emerging from other side of the second prism. This observation gave Newton the idea that the sunlight is made up of 7 colors. So who is the first one to identify या फिर conclude that the sunlight is made up of 7 colors? Or it is a white. It is Isaac Newton, Sir Isaac Newton. ठीक है, ये याद रखना, this is the important name of scientist. आज तक कभी पूछा नहीं गया, but NCERT के बीच में देखो आपको कितनी अच्छी चीज मिली है ना। न्यूटन इज द वन टू आइडेंटिफाई दिस। अदरवाइज आपको पता था कि किसने बताया था आपके सन व्हाइट कलर का होता है सनलाइट? नहीं पता था। Any light that gives a spectrum similar to the sunlight is often referred to as a white light. अब ऐसा कोई भी लाइट अगर जो 7 कंपोनेंट में टूट रही है तो अल्टीमेटली वो व्हाइट लाइट होती है। चलो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, क्या कीजिएगा आप, जस्ट मेक अ सर्कुलर रिंग, है ना, एक रिंग बना लीजिएगा, उसके ऊपर ये 7 कलर्स को कलर कर दीजिएगा। 7 कलर से डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बनाइएगा। मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक चीज। सपोज आपने
एक ऐसा सर्कल बनाया, ठीक है। आपने पाई चार्ट बनाया होगा, आपको पाई चार्ट बनाना आता होगा। इसको सेंटर से 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और हर एक को विबग्योर के अकॉर्डिंग कलर कर लीजिए। फिर एक छोटी सी मोटर आती है रोटेशन वाली, ठीक है, उस मोटर के ऊपर इसे लगा दीजिए, फिक्स कर लीजिए, उसको गोल घुमा के देखिए, यू विल ऑब्जर्व कि 7 कलर अल्टीमेटली व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा जब वो बहुत फास्ट रोटेट करेगा, ठीक है। 60 आरपीएस जरूरी होता है, 60 रोटेशंस पर सेकेंड, ठीक है। अगर जो उतनी रोटेशन इससे मिलेगी तो ये व्हाइट कलर आपको देगा ही देगा, ठीक है। A rainbow is a natural spectrum appearing in the sky. अब नेचुरल स्पेक्ट्रम की हम बात करने जा रहे हैं। दैट रेनबो इज द नेचुरल स्पेक्ट्रम, जो नेचर अपने आप बना देता है, ठीक है। नेचर के पास भी ऐसे प्रिज्म है जिसकी मदद से वो सनलाइट को क्या कर सकता है, कॉम्पोनेंट कलर में ब्रेक कर सकता है। इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट। अब टाइनी वाटर ड्रॉपलेट कब होती है एनवायरमेंट में, रेन के टाइम में होगी ना, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। द फर्स्ट कंडीशन फॉर द रेनबो फॉर्मेशन इज, सबसे पहले तो प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, है ना, वाटर ड्रॉपलेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड थिंग इज दैट अ सन शुड बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेनबो, ठीक है। दो कंडीशन चाहिए होती है रेनबो फॉर्मेशन के लिए। The water droplet act as a small prism. They reflect and disperse the incident sunlight and then reflect it internally and finally reflect it again when it come out of the rainbow. Due to the dispersion of light and internal reflection, different colors reach the observer side. तो इस रेनबो फॉर्मेशन में दो आपके फिनोमेना यूज हो रहे हैं, वन इज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड अनदर वन इज द इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर जो पेपर में आपके पास आता है एमसीक्यू है और एमसीक्यू में दोनों ऑप्शन लिखे हैं, तो आप क्या मार्क क्या होगी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट या इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अल्टीमेट जो आपका रीजन होना चाहिए होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट एंड सन शुड बी अपोजिट टू यू ओनली। अगर सपोज आपके सामने रेनबो है तो नोटिस करना कि जो सन होगा आपके पीछे होगा हमेशा, ठीक है। दिस इज द फैक्ट, ये फैक्ट है। यू कैन ऑल्सो सी अ रेनबो ऑन अ सनी डे, है ना, सनी डे में भी आपको मिल सकता है। व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू अ वाटरफॉल और थ्रू अ वाटर फाउंटेन विद द सन बिहाइंड यू, ठीक है। सपोज आपके सामने कोई फाउंटेन चल रहा है ना, और सन आपके पीछे है, अगर आप उसके थ्रू लाइट को देखोगे ना आपको 7 कलर्स दिख जाएंगे, ठीक है। बट कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, वाटर ड्रॉपलेट होने चाहिए एंड द सेकंड थिंग इज क्या होनी चाहिए आपके पास, सन आपका आपके पीछे होना चाहिए, बिहाइंड होना चाहिए। Another interesting and important phenomena of your class 10th NCERT, that is your atmospheric refraction. Atmosphere की वजह से refraction हो रही है. You might have observed the apparent random waving or flickering of objects seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or a radiator. क्या कह रही है कि कई बार आप जब आग जलाते हो तो आपको आग से, आप आग के थ्रू किसी मटेरियल को देखने की कोशिश करते हो, वो ब्लर सा दिखता है, फ्लिकरिंग सा दिख रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि वो हिल रहा है ना, वेवी वेवी मोशन में दिखता है। द एयर जस्ट अबव द फायर बिकम होटर देन द एयर अप ना, तो उसकी ये रीजन होता है कि जो एयर होती है ना हवा के ऊपर, वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जो मॉलिक्यूल होते हैं एयर के, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो जल्दी जल्दी मूव ऑन करने लगते हैं। द होटर एयर इज लाइटर लेस डेंसर देन द कूलर एयर अबव इट, ठीक है। जो हॉट एयर होती है वो हल्की होती है और लेस वाली जो आपकी ठंडी होती है वो भारी होती है। तभी आपका दूध जब उबालते हो देखा करो आप, जो ऊपर के पार्टिकल होते हैं वो नीचे जा रहे होते हैं और नीचे वाले ऊपर आ रहे होते हैं, क्यों, हवा, गर्म हवा हल्की होती है, वो ऊपर आने की ट्राई करेगी, और जो आपका ठंडा पार्टिकल होता है वो नीचे चले जाता है ताकि फिर वो गर्म होकर फिर ऊपर आएगा। एंड हैज अ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन द कूलर एयर। Since the physical condition of the reflecting medium air is not stationary, the apparent position of the object as seen through a hot air fluctuate. Okay, and this is the reason why the object seen through a hot air fluctuate. This is an important question. Okay, this waving is thus an atmosphere effect of atmospheric refraction, reflection of light by Earth atmosphere on a small scale in a local environment. मतलब जो आपके आसपास है। The twinkling of stars is a similar phenomena on the much larger scale. Let us see how can we explain this. ठीक है, twinkling of star is an another phenomena. बहुत ब्यूटीफुल phenomena है, अभी आप स्टडी करोगे ना। Twinkling of star, star का टिम 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 होना. The twinkling of star is due to atmospheric refraction. देखो, rainbow formation is due to dispersion of light. Twinkling of star is due to atmospheric reflection of starlight.
The starlight on entering that Earth atmosphere undergo reflection continuously before it reaches the Earth surface. आपको पता है अर्थ के अराउंड डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बहुत सारी लेयर्स है, ठीक है। तो जब भी एक लेयर में जाती है, जो ऊपर होगा आपको क्या होता है, ऊपर हल्की हवा होती है, नीचे डेंसर होती है। तो जब रेयर टू डेंसर होता है तो क्या होता है, रेयर टू डेंसर टुवर्ड द नॉर्मल बैंड होती है ना। तो आपको ओके मैं आपको बना के दिखाऊंगा ये, ठीक है। तो आपको समझ लीजिए बस इतना कि आपका जो भी एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, जितनी ऊपर जाते रहोगे उतनी आपकी एयर की लेयर जो होगी वो रेयर होती रहती है, और जो आपके पास होगी वो उतनी डेंसर होती रहती है। और जैसे क्या होता है, जल्दी बताओ, रेयर टू डेंसर टुवर्ड द नॉर्मल बैंड होती है ना। सो वो देखिएगा अभी आप क्या फिनोमेना होता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है। The atmosphere reflection occur in a medium of gradually changing reflective index. Since the atmosphere bends starlight toward the normal, the apparent position of star is slightly different from the actual position. जो पोजीशन आपको दिखती है ना स्टार की, एक्चुअली वो पोजीशन नहीं होती, उसकी पोजीशन कुछ और ही होती है। The star appears slightly higher than its actual position when viewed near the horizon. ठीक है, जो एक्चुअल स्टार दिखता है आपको वो थोड़ा सा ऊपर होगा एक्चुअल पोजीशन से, ठीक है। जो आपको दिख रहा है वो ऊपर होगा एक्चुअल से। यहाँ पे बोला फिनोमेना चल रहा है पानी वाला, कि अगर जो आप कोई चीज पानी में देखते हो आपको स्लाइटली ऊपर दिखती है एज कम्पेयर टू उसका फ्लोर, है ना। फर्दर दिस apparent position of the star is not stationary but keep on changing slightly since the physical condition of earth atmosphere are not stationary. As was the case in the previous paragraph, since the stars are very distinct, they approximate point size source of light, है ना। हो सकता है जब तक आप तक लाइट पहुंची ना स्टार की, वो स्टार डिसअपियर भी हो चुका है, खत्म हो चुका है। As the path of ray of light coming from star goes on varying slightly, the apparent position of star fluctuates and the amount of light starlight entering the eye flickers, or that is why you see stars twinkling. ठीक है, twinkle नहीं कर रहे होते स्टार एक्चुअली, बट वो लाइट का फिनोमेना है। The stars sometimes appear brighter and at some time fainter, मतलब लाइट हो जाती है, which is twinkling effect. Why does the planet twinkle? प्लेनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते, क्योंकि स्टार एक छोटी सी बॉडी है, जबकि जो प्लेनेट होते हैं वो बहुत सारे मल्टीपल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो वहां पे क्या होता है, एक पार्टिकल लाइट निकालता है, दूसरा ऑब्जॉर्व कर लेता है, दूसरा निकालता है, तीसरा ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो वहां पे नलिफाइंग इफेक्ट चलता है, एक निकालता है, दूसरा उसके लाइट को कैंसिल आउट कर देता है, ठीक है। तो द प्लैनेट आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड दस हैव अ extended source. If we consider a planet as a collection of large number of point-sized objects, है ना, point-sized source of light, छोटे-छोटे sources है जिससे light निकल गए। The total variation in the amount of light entering our eye from the individual point-sized source will average out to zero, है ना। एक ने निकाली, दूसरे ने कैंसिल कर दी, दूसरे ने निकाली, पहले ने कैंसिल कर दी। Therefore, nullifying the twinkling effect. That is why only planets do not twinkle. The nullifying word is a very important word, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको ये फिनोमेना सिखाता हूँ, ठीक है, जो भी आपका है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का। 2 मिनट रुकेगा मेरे को। ओके, ये कलर सही है ताकि पता भी चल जाए आपके पास कितनी स्क्रीन विजिबल है और कितनी नहीं है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है। दिस इज योर, ओके मैं अपने आप को थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को, या फिर मैं अपने आप को थोड़ा सा डिसअपियर भी कर दूंगा थोड़ी देर के लिए, ताकि आप लोगों को पूरा फिनोमेना बहुत क्लियरली दिखाई दे, ठीक है। ये लो जी। सो दिस इज योर अर्थ, दिस इज योर अर्थ, ये आपकी अर्थ है, और यहीं पे सपोज आप कोई खड़ा है। अर्थ ब्लैक कलर की नहीं होती, ठीक है, दिस इज जस्ट एन assumption, ये आपकी अर्थ है एक, ठीक है। यहाँ पे सपोज आप कोई खड़ा है कहीं भी मान लो, ठीक है, सपोज कोई बंदा खड़ा है। अब हमें बनानी है एटमॉस्फेयर लेयर्स, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लेयर,
जब मैं ये आपको उससे पढ़ाऊंगा ना, क्रोमा पैन टैब एंड ऑल, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। देन लेट्स मेक सेकेंड लेयर। अब हम बनाएंगे थर्ड लेयर आपकी। वी विल ओनली टेक 3 लेयर्स, ठीक है, हम 3 से ऊपर नहीं जाएंगे। पता नहीं है तो आपको कि अर्थ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये आपके एटमॉस्फेयर की लेयर से, रेनबो नहीं है, ठीक है। दिस द लेयर्स ऑफ डिफरेंट एटमॉस्फेयर, ठीक है। सपोज आपका स्टार जो है, लेट अस टेक दिस एज अ स्टार। यहाँ पे आपका स्टार प्रेजेंट है, ठीक है, दिस इज अ स्टार। अब क्या होगा, स्टार से लाइट आई, पहले तो एटमॉस्फेयर क्लियर है, यूनिवर्स में आपको पता है कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, दैट इज व्हाई यूनिवर्स अपीयर डार्क टू एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाई डू यूनिवर्स अपीयर डार्क टू एस्ट्रोनॉमर्स, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द यूनिवर्स, ठीक है। यहां से लाइट आ गई, पहली लेयर आई, जहां पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो गया, ऊपर लेयर है नीचे डेंसर है। देन आप लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ किया, दिस इज द नॉर्मल। आपको पता है कि लाइट कैसे जाएगी, लाइट बेंड हो जाएगी टुवर्ड द नॉर्मल, क्योंकि रेयरर से डेंसर में आ रही है। तो ये लाइट आपकी बेंड हो गई टुवर्ड द नॉर्मल। जानी कैसे चाहिए थी ये लाइट, ये लाइट जानी चाहिए थी आपकी ऐसे, है ना, कुछ ऐसे जानी चाहिए थी लाइट। देन सेकंड मीडियम आई, सेकंड में अगेन नॉर्मल बनाइए, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल। और यहां से फिर आपकी लाइट क्या हो गई, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गई। ये तो हो गई, तो नॉर्मल हो गई यार थोड़ी सी, कोई नहीं, टुवर्ड द नॉर्मल करते हैं। ये अगेन, सॉरी, टुवर्ड द नॉर्मल हो गई, ठीक है। अब इसे कैसे जाना चाहिए था, इसको भी थोड़े से ऐसे ही जाना चाहिए था बेसिकली, बट वो थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। देन सेम थर्ड केस आया, थर्ड में हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, एंड देन हमने थर्ड में भी आपकी क्या कर दी, द नॉर्मल बेंड कर दिया आपकी रे। और सपोज आपका जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अब ऐसे आइए सन की, है ना, बट आपको तो ये ऐसे नहीं दिखेगी, आपको तो सीधी लाइट दिखेगी। तो आपको कैसे दिखेगी ये देखिए, आपको ये लाइट कुछ ऐसे दिखेगी कि आपका जो स्टार है, और स्लाइटली ऊपर दिखेगी, तो आपको स्टार दिखेगा यहाँ पे। देखिए कितना ब्यूटीफुल फिनोमेना है नेचर के अंदर हो रहा। देखिए ये ऑब्जर्वर है हमारा, ठीक है, दिस इज द ऑब्जर्वर। तो देखिए ये होती है, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्टार, और दैट इज वाई आपको स्टार ट्विंकलिंग दिखता है, क्योंकि कई बार लाइट कम हो जाती है, कई बार ज्यादा हो जाती है, दैट इज वाई आपको स्टार की ट्विंकलिंग होती हुई दिखाई देती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज योर स्कूल एग्जाम, प्री बोर्ड में भी आता है, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम एज इट इज ड्रॉ करके आना होता है, ठीक है, बहुत क्लियरली मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया है। सेम अभी आप जो सेकंड केस पढ़ोगे, दैट इज एडवांस सनसेट एंड, जो आप अभी नेक्स्ट केस पढ़ोगे ना, ये वाला एडवांस सनसेट एंड डिलेड सनसेट और एडवांस सनराइज, कि आपको जो सन होता है एक्चुअल सन के आने से 2 मिनट पहले दिख जाता है, और जब सन चले जाता है तब भी आपको 2 मिनट तक दिखता रहता है, ठीक है। द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड about 2 minutes after the actual sunset because of atmospheric refraction. Again the phenomena is atmospheric refraction, जिसकी वजह से सन अभी आया भी नहीं होता, आपको 2 मिनट पहले दिखाई दे देता है, और जब सन चले भी जाता है तब भी आपको 2 मिनट तक दिखता रहता है, ठीक है। या तो देख लीजिए, अब अपनी आंखें चेक करा लीजिएगा एक बार। बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ हॉरिजॉन बाय द सन, ठीक है। हॉरिजॉन क्या होता है, हॉरिजॉन इज जहां पे आप लोग खड़े हो ना, आपके बिल्कुल आपके जो लेग्स के परपेंडिकुलर होगी ना लेयर, जिस परपेंडिकुलर लेयर के ऊपर आप लोग खड़े हो उसे आप लोग कहते हो हॉरिजॉन, ठीक है। जब सन एक्चुअली उस हॉरिजॉन के ऊपर क्रॉस कर देता है तब आपको सन दिखाई देता है, ठीक है। ये देखिए
दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द पर्सन। जब एक्चुअली सन इसके ऊपर आ जाएगा तब इसे दिखाई देगा। बट जैसे हमने स्टार के केस में देखा कि लाइट पहले आनी शुरू हो जाती है ना, लाइट पहले नहीं आती, मतलब लाइट बैंड बैंड होकर आनी शुरू होती है। तो एक्चुअली हमें तो बैंड लाइट नहीं दिखती, हमें तो स्ट्रेट दिखेगी। तो दैट इज वाई हम लोग उसे स्ट्रेट कंसीडर करते हैं और हमें सन आपका 2 मिनट पहले दिखाई दे देता है, ठीक है। द सनसेट इज अबाउट 2 मिनट, ठीक है। द टाइम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सनसेट एंड द apparent sunset is your 2 minutes. The apparent flickering of sun disk at sunrise and sunset is also due to same phenomena, ठीक है। तो सनसेट और सनराइज के टाइम जो आपको थोड़ा सा लगता होगा कि सन थोड़ा सा फ्लिक्टरिंग कर रहा है लाइट, है ना, आपको लगता होगा कि वहां पे गोल गोल लाइट घूम रही है ना, ऑल दैट। तो एक्चुअली कुछ नहीं है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन नहीं, रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, व्हाई डू प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तीनों क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के इटसेल्फ बनते हैं। हो सकता है आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड व्हाई डू प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आप लोगों ने जो आज सीखा ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसे टाइम टाइम पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, नहीं तो ये आपको बाद में समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो आई विल रिकमेंड यू कि आज इसे खत्म कीजिए, डायग्राम बनाइए। अगर ये नहीं बनता, वी विल अगेन स्टार्ट टुमारो विद द सेम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ह्यूमन आई का डायग्राम आप लोगों ने करना था, कोई नहीं, कल आपको ह्यूमन आई का डायग्राम भी करा देंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज हमारे को कमेंट करके बताइए, so that we feel motivated and we bring such lessons more. Thank you. Goodbye. Please like, share, and subscribe to our channel.